जय हिंद दोस्तों, आज हम कवर करेंगे एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर, जिसका एग्ज़ाम 2023 2024 में होने वाला है। ठीक है, पेपर का नाम है दोस्तों एजुकेशनल स्टैटिक्स यानी शैक्षिक सांख्यिकी। ठीक है, पेपर कोड देख लेंगे दोस्तों, पेपर कोड मस्ट है। पेपर कोड है EDU 302 यानी EDU 302। दोस्तों 301 का जो मैंने क्लास कराया है उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस क्लास को देखने के बाद उसे आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह क्लास दूसरा है, यूनिट तीसरा है। इसके पहले जो 302 का क्लास कराया दोस्तों, उसके भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों लास्ट तक जरूर देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, आप उसे ज्वाइन करके मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यूपीएच का यूपीएच का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्री में प्रोवाइड करा सकता हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, अंतर्दर्शन विधि में निरीक्षण होता है। तो अंतर्दर्शन विधि में दोस्तों अपना निरीक्षण होता है, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि अंतर्दर्शन विधि क्या होता है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अंतर्दर्शन विधि क्या होता है। तो याद रखिएगा, अंतर्दर्शन विधि के माध्यम से कोई व्यक्ति स्वयं की मानसिक क्रियाओं, अनुभवों अथवा व्यवहारों का आत्मनिरीक्षण कर सकता है तथा उनका वर्णन प्रस्तुत कर सकता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस सन में आर्मी अल्फा परीक्षण बना था। तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, 1917 में आर्मी अल्फा परीक्षण बना था। ठीक है दोस्तों, नोट्स को ध्यान से देखेंगे। आर्मी अल्फा परीक्षण को पहली बार साल 1917 में लागू किया गया था। यह एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना में कई सैन्य भर्तियों का मूल्यांकन करने के लिए विकसित किया गया था। ठीक है, ये याद जरूर रखिएगा दोस्तों। रॉबर्ट यक्स और 6 अन्य लोगों ने मिलकर इस परीक्षण का विकास किया था। ठीक है, रॉबर्ट यक्स, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, स्थिति सूचक माप है। तो स्थिति सूचक प्रतिशतांक का माप है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, उपरोक्त सभी। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन कौन से हैं, बहुलांक, मध्यांक और मध्यमांक। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, मापन वस्तुओं या घटनाओं को तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने को कहा जाता है। यह कथन किसका है। तो यह कथन है दोस्तों गिलफोर्ड जी का। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है, मापन के निहित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। तो यह कथन है SS स्टीवेंस का, ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो दोस्तों प्रसार केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। प्रश्न नंबर 8 है, विचलनशीलता की माप है। तो विचलनशीलता की माप होता है दोस्तों मानक विचलन। दोस्तों नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये आपको आगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेंगे। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट्स ध्यान दीजिए। विचलनशीलता की माप के अंतर्गत निम्नलिखित 4 मापों की चर्चा की जाती है। विचलनशीलता के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों, 4 मापों की चर्चा की जाती है। कौन कौन से, मानक विचलन, औसत विचलन, माध्य विचलन और विचरण गुणांक। प्रश्न नंबर 9 है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो मध्यमान केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। प्रश्न नंबर 10 है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का निर्माण किसने किया। तो दोस्तों इसका निर्माण युंग ने किया था, ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 11 है, उच्चतम प्राप्तांक एवं न्यूनतम प्राप्तांक के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। तो विस्तार क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, कौन सा सूत्र सही है। तो 3 माध्यम और 2 मध्यांक बराबर बहुलांक, ये सूत्र बिल्कुल सही है दोस्तों।
ठीक है। आगे दोस्तों जो एक क्लास मैं कराने वाला हूँ इसके बाद दोस्तों सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी बना होगा इस तरह से, उसे ऑन कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसके बाद जो मैं क्लास कराने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं सूत्र के ऊपर क्लास कराऊंगा, ठीक है। उसके भी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो फिर आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा, ठीक है। एजुकेशन EDU 302, ठीक है। इस तरह से एक प्लेलिस्ट बना होगा एजुकेशन करके, उसमें आप सूत्र वाला क्लास देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विचलन का माप है? मध्यमान विचलन, मानक विचलन और विचरण गुणांक, ये तीनों विचलन का माप है, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है? बहुलांक, मध्यांक और माध्यम, उपरोक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है। आगे मैं नोट्स पढ़ाने वाला हूँ इसके बारे में, केंद्रीय प्रवृत्ति के, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। केंद्रीय प्रवृत्ति के 5 मुख्य माप है, कौन कौन से? समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य और माध्यिका बहुलक, ठीक है। 5 हैं, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है दोस्तों। ये 3rd ईयर है तो टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और क्वेश्चन को दोस्तों घुमा करके पूछेगा। देखिए यहाँ पर के दोस्तों आपको बता दें हम, यहाँ पर बहुलांक, मध्यांक और माध्यम ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, और ये भी ध्यान दीजिएगा समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य और माध्यिका और बहुलक, ठीक है दोस्तों। ये सभी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं, ध्यान से पढ़े रहिएगा ताकि एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 है, केंद्रवर्ती मापों में से कौन सा माप सबसे अधिक अस्थायी माना जाता है? तो माध्य को दोस्तों सबसे अधिक अस्थायी माना जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है, मापन के 4 स्तर कौन से हैं? तो दोस्तों नामित, क्रमित, आंतरिक, अनुपातिक, दोस्तों इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है ये आ भी सकता है आपके एग्जाम में। नामित, क्रमित, आंतरिक और अनुपातिक, ये मापन के 4 स्तर होते हैं। ये क्रम में भी है, याद रखिएगा, ये क्रम में है, ठीक है ना। ये क्रम में भी है और मापन के 4 स्तर भी हैं, इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 17 है, 2 वर्ग सीमाओं के मध्य का अंतर कहलाता है? तो वर्ग अंतराल कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 18 है, बहुलांक का सूत्र है? तो दोस्तों बहुलांक का सूत्र है 2 माध्यिका और 2 माध्य, ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों सूत्र को याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। ये आपके एग्जाम में आना ही आना है, कम से कम 2 प्रश्न तो आएगा ही EDU 302 से, ठीक है। EDU 302 से सूत्र के बारे में दोस्तों, ठीक है, 2 प्रश्न तो आएंगे ही, कन्फर्म है आपके, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक कितने होते हैं? तो दोस्तों वास्तव में जो मुख्य रूप से होते हैं वो 3 होते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक, और उस तरह से लगभग 8 होते हैं, ठीक है। नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे दोस्तों। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में से माध्य, माध्यिका और बहुलक सबसे महत्वपूर्ण माप हैं, ठीक है। इन मापों को आंग्ल भाषा में क्रमशः मीन, मीडियन और मोड कहते हैं, इसको भी पढ़ेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की संख्या मुख्य रूप से 3 होते हैं और समान रूप से पूरे 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ध्यान दीजिएगा, माध्य, माध्यिका, बहुलक, मध्य श्रेणी, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य, ठीक है। चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा दोस्तों, चाहे तो आप इसे नोट्स कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 20 है, विचलनशीलता की माप है? तो मध्यांक विचलनशीलता की माप है। दोस्तों क्लास अच्छा लगे तो 1 लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि छठे सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।